इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पाई नेटवर्क और उसकी एक बहुत ही चर्चित चीज ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू या जीसीवी की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास द जीसीवी स्टैंडर्ड पाई एज अ ग्लोबल यूटिलिटी करेंसी शीर्षक वाले एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं और इन अंशों में एक ऐसा आंकड़ा है जिसे देखकर सच कहूं तो सिर चकरा जाता है। $3,14,159 प्रति एक पाई कॉइन। हाँ, 3,14,159। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पहली नजर में मजाक लगता है। बिल्कुल। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी हिसाब लगाएं तो 100 अरब पाई को इस मूल्य से गुणा करने पर जो रकम बनती है उतनी तो शायद पूरी दुनिया की कुल दौलत भी नहीं है। यही बात है। ये अर्थशास्त्र कम और किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट ज्यादा लगता है। हाँ, सही कहा। तो सवाल यही उठता है कि ये आंकड़ा आया कहां से। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और यही आज की हमारी चर्चा का मिशन है। इस आंकड़े को समझने के लिए हमें अपनी पारंपरिक सोच को, खासकर क्रिप्टो को लेकर जो हमारी समझ है, उसे थोड़ी देर के लिए भूलना होगा। मतलब सट्टा बाजार वाले चश्मे को उतारना होगा। बिल्कुल। ये दस्तावेज हमें एक यूटिलिटी करेंसी यानी एक उपयोगिता आधारित मुद्रा के नजरिए से देखने के लिए कहता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। दस्तावेज की पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि पाई का मूल्यांकन एक सट्टा संपत्ति की तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन सच कहूं तो क्या आजकल हर क्रिप्टो एक सट्टा संपत्ति नहीं है? लोग उसे खरीदते इसलिए हैं कि कीमत बढ़ेगी और वो बेचकर निकल जाएंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कोई उससे सब्जी खरीदने तो नहीं जा रहा ना? नहीं, और यही वो पहली दीवार है जिसे ये दस्तावेज तोड़ने की कोशिश करता है। देखिए, एक सट्टा संपत्ति जैसे कोई स्टॉक या यहाँ तक कि बिटकॉइन, उसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि लोग भविष्य में उसके लिए कितना पैसा देने को तैयार होंगे। ये पूरी तरह से मांग और आपूर्ति का खेल है। हाँ, मतलब ये उम्मीद का खेल है। आज मैं खरीद रही हूँ इस उम्मीद में कि कल कोई और मुझसे ज्यादा दाम में खरीदेगा। सही। लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि पाई को इस खेल के लिए बनाया ही नहीं गया है। इसकी तुलना वो रुपए या डॉलर से करने को कहते हैं। अच्छा। रुपए का मूल्य इस बात पर नहीं है कि कल उसकी कीमत बढ़ेगी, बल्कि इस पर है कि आज आप उससे क्या खरीद सकते हैं। उसकी उपयोगिता में है। हाँ, उसकी उपयोगिता में, उसके लेन देन की क्षमता में है। दस्तावेज के मुताबिक पाई को इसी भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है, एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंदर सामान और सेवाओं के लेन देन का माध्यम बनने के लिए। एक मिनट, लेकिन रुपए या डॉलर के पीछे तो एक सरकार होती है ना? एक पूरी अर्थव्यवस्था होती है, एक केंद्रीय बैंक होता है जो उसे स्थिरता देता है। पाई के पीछे क्या है? सिर्फ एक समुदाय का विश्वास। क्या वो काफी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर जीसीवी की अवधारणा आती है। अच्छा। ये दस्तावेज मानता है कि पाई के पीछे कोई सरकार नहीं है, इसलिए स्थिरता वो अंदर से आनी चाहिए। जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू बाजार द्वारा तय की गई कीमत नहीं है। तो फिर क्या है? ये समुदाय द्वारा आपस में तय किया गया एक मूल्य माप है, मतलब एक स्थिर और पहले से तय किया गया मूल्य, ताकि इकोसिस्टम के अंदर व्यापार करने वालों को भरोसा हो। अच्छा, तो ये एक तरह का सामाजिक समझौता है। जैसे नेटवर्क के सभी लोग मिलकर कह रहे हैं, देखो हम सब मानते हैं कि एक पाई की कीमत इतनी है, ताकि जब हम आपस में व्यापार करें तो किसी को ये डर ना हो कि कल इसकी कीमत आधी रह जाएगी। बिल्कुल। ये उस अस्थिरता को खत्म करने की कोशिश है जिसने क्रिप्टो को एक उपयोगी मुद्रा बनने से रोका है ना? सही बात है। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपने आज एक पाई में कोई सामान बेचा, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कल भी उस एक पाई का मूल्य लगभग उतना ही रहेगा। दस्तावेज का तर्क है कि केवल एक स्थिर जीसीडी ही एक स्थायी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना सकता है। यह पारंपरिक अर्थशास्त्र को उसको पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? आमतौर पर उपयोगिता से मूल्य बनता है। यहाँ वे पहले से एक बहुत बड़ा मूल्य घोषित कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि यह भविष्य में विशाल उपयोगिता को आकर्षित करेगा। मैं स्थिरता वाली बात तो समझ गई। कोई भी अपनी दुकान पर ऐसी मुद्रा नहीं चाहेगा जिसकी कीमत सुबह से शाम तक आधी हो जाए। लेकिन स्थिरता का मतलब $100 भी हो सकता था या 1000 भी। ये 314,15,900 वाला आंकड़ा, ये तो किसी और ही दुनिया की बात लगती है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मजाक में गणित के पाए के शुरुआती अंक ले लिए हो। इसके पीछे क्या सोच है? हाँ, ये ख्याल कई लोगों के मन में आता है, लेकिन दस्तावेज इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और दूर की सोचने वाला तर्क देता है। क्या? और वो तर्क है भविष्य की कमी या दुर्लभता। भविष्य की कमी? अभी तो लोग अपने फोन पे टैप करके आसानी से पाए कमा रहे हैं, ये दुर्लभ कहाँ से हुई?
अभी नहीं, लेकिन भविष्य में होगी। दस्तावेज के अनुसार पाई नेटवर्क अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क परिपक्व होगा और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, हाँ, नए खनिकों के लिए पाई कमाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। माइनिंग की दर लगातार घट रही है। कितना मुश्किल? क्या इसका कोई अंदाजा दिया गया है? हाँ, दस्तावेज एक उदाहरण देता है कि शायद भविष्य में, मान लीजिए 2035 में, कोई नया उपयोगकर्ता पूरे 1 साल तक माइनिंग करने के बाद सिर्फ 0.1 या शायद 0.01 पाई ही कमा पाए। क्या? हाँ, अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए। 1 मिनट, पूरे साल की मेहनत के लिए सिर्फ 0.01 पाए? सिर्फ 0.01 पाए। अगर 1 पाई की कीमत मान लीजिए $100 होती, तो उस बेचारे की साल भर की कमाई सिर्फ $1 होती। $1। कोई ऐसा क्यों करेगा? आप खुद ही जवाब तक पहुंच गए। अच्छा, यही इस बड़े जीसीवी के पीछे का मुख्य तर्क है। अगर भविष्य में मिलने वाली पाई की मात्रा इतनी कम होने वाली है, तो उस छोटी सी मात्रा का भी एक महत्वपूर्ण मूल्य होना चाहिए। सही बात है। अगर साल भर की मेहनत से कमाए गए 0.01 पाई की कीमत सिर्फ कुछ पैसे होगी, तो कोई भी नया व्यक्ति नेटवर्क में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। तो नेटवर्क का विकास रुक जाएगा। तो ये ऊंचा जीसीवी भविष्य के उपयोगकर्ताओं के लिए एक तरह का प्रोत्साहन है। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि जब पाई कमाना लगभग असंभव हो जाए, तब भी नेटवर्क में शामिल होना फायदेमंद रहे। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि ये आंकड़ा इतना बड़ा क्यों है। 314,159 को अगर 0.01 से गुणा करें तो भी लगभग $3,141 बनते हैं। हाँ, यह एक साल के लिए एक सार्थक राशि लगती है। बिल्कुल। यह तर्क पूरी तरह से दीर्घकालिक विकास और वैश्विक समावेश पर केंद्रित है। ये आज के बाजार के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले दशकों में नेटवर्क के भविष्य के बारे में है। अच्छा। दस्तावेज के अनुसार अगर जीसीवी को कम रखा गया, तो ये पाई को 8 अरब लोगों तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य में ही बाधा डालेगा। तो ये शुरुआती और बाद में आने वाले उपयोगकर्ताओं के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या ये मौजूदा लोगों के लिए थोड़ा अजीब नहीं है? किस तरह से? मतलब जो शुरुआती लोग हैं जिनके पास हजारों या लाखों पाई हैं, इस जीसीवी के हिसाब से तो वे तो रातों रात खरबपति बन जाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ा धन का अंतर पैदा करता है। ये बाद में आने वालों के लिए निष्पक्ष लगता है, पर क्या ये अभी निष्पक्ष है? ये एक बहुत ही जायज आलोचना है। बाहरी नजरिए से देखें तो ये शुरुआती लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजना लग सकती है। हाँ। लेकिन दस्तावेज का दृष्टिकोण खरीदने बेचने का नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने का है। उनका तर्क ये होगा कि उन शुरुआती उपयोगकर्ताओं के पास जो बड़ी मात्रा में पाई है, वही उस अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए पूंजी का काम करेगी। अच्छा। वो वह सामान और सेवाएं खरीदेंगे जिससे बाजार बनेगा, और एक नए उपयोगकर्ता को भले ही उसके पास बहुत कम पाई हो, उस ऊंचे मूल्य की वजह से उस बाजार में हिस्सा लेने की क्षमता मिलेगी। बिल्कुल। ये एक बंद लूप वाली अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश है। तो अगर मैं इन सब बातों को जोड़कर देखूं, हमारे पास एक ऐसी मुद्रा है जो खुद को सट्टा संपत्ति नहीं मानती। सही। उसका एक स्थिर, पहले से तय मूल्य है जो बाजार पर नहीं बल्कि आपसी सहमति पर आधारित है। और ये मूल्य भविष्य के उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर बहुत ऊंचा रखा गया है ताकि नेटवर्क बढ़ता रहे। एकदम सही। ये तो ऐसा है जैसे बाजार को भूलकर समुदाय खुद ही कह रहा है कि देखो भाई, हमारे लिए 1 पाई की कीमत इतनी है, बात खत्म। ये तो अपनी एक अलग आर्थिक दुनिया बनाने जैसा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये एक अंदर से बाहर यानी इनसाइड आउट का मॉडल है। अंदर से बाहर। हाँ, पारंपरिक वित्त में मूल्य बाहर से अंदर, आउटसाइड इन तय होता है। बाजार की ताकतें, मांग, आपूर्ति, निवेशक, ये सब मिलकर किसी चीज का मूल्य तय करते हैं। यहाँ समुदाय आंतरिक रूप से एक मूल्य पर सहमति बना रहा है और उम्मीद कर रहा है कि बाहरी दुनिया अंततः इसे स्वीकार करेगी और इसके हिसाब से ढल जाएगी। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा अगर है। यही तो $3,14,159 का सवाल है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या बाहरी दुनिया इसे स्वीकार करेगी? समुदाय के अंदर आप कुछ भी तय कर लें, लेकिन जब तक आप उस पाई से Amazon पर कुछ खरीद नहीं सकते या अपनी बिजली का बिल नहीं भर सकते, हाँ, तब तक क्या ये असली मूल्य है या सिर्फ एक बड़े पैमाने का खेल? और ये इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। ये GMYV अभी एक आकांक्षा है, एक लक्ष्य है। ये जमीनी हकीकत तभी बनेगा जब इसकी उपयोगिता उस स्तर तक पहुंच जाए, जब लाखों व्यवसाय और लोग सच में इस मूल्य पर लेन देन करने लगेंगे। तो ये पूरा तर्क इस विश्वास पर टिका है कि ऐसा होगा? हाँ,
कि पाई का इकोसिस्टम इतना मजबूत और उपयोगी बन जाएगा कि लोग इस मूल्य को स्वीकार कर लेंगे। ये एक तरह से भविष्य पर बहुत बड़ा दाव है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जीसीवी एक घोषणा है। हाँ, एक घोषणा ही है। ये समुदाय कह रहा है, हम एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जहां हमारी मुद्रा का मूल्य ये होगा। अब हम इस मूल्य के आसपास सामान और सेवाओं का एक बाजार बनाएंगे। हाँ, ये एक तरह का आर्थिक घोषणा पत्र ही है। ये मूल्य को एक शुरुआती बिंदु के रूप में देखता है, न कि अंतिम परिणाम के रूप में। ये एक साहसिक प्रयोग है। बहुत साहसिक। ये देखने की कोशिश है कि क्या एक समुदाय सिर्फ अपने विश्वास और संगठन के बल पर एक मूल्य प्रणाली बना सकता है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि 314,159 जैसा असंभव सा दिखने वाला आंकड़ा किसी गणितीय गलती या हवाई कल्पना का नतीजा नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी विचारधारा है जो पाई को एक वैश्विक उपयोगिता मुद्रा के रूप में देखती है। हाँ, और इस विचारधारा के दो मुख्य स्तंभ हैं। कौन से? पहला, पाई को सट्टा बाजार के नियमों से नहीं आंका जाना चाहिए, और दूसरा, इसका ऊंचा मूल्य भविष्य के करोड़ों उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क में शामिल होने का एक निष्पक्ष मौका देने के लिए जरूरी है, जब पाई कमाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। ये पूरी बातचीत हमें सोचने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों पर लाके खड़ा कर देती है। एक तरफ सट्टा बाजार का तर्क है जो हर चीज को खरीदने और बेचने के मौके के तौर पर देखता है। हाँ। और दूसरी तरफ उपयोगिता का तर्क है जो एक इकोसिस्टम के भीतर आंतरिक मूल्य और स्थिरता पर जोर देता है। और ये दस्तावेज हमें चुनौती देता है कि हम पहली सोच को पूरी तरह से अलग रखकर दूसरी को समझने की कोशिश करें। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब, खासकर क्रिप्टो की दुनिया में, सट्टा बाजार के तर्क के बहुत आदी हो चुके हैं। ये हमें एक पूरी तरह से अलग मानसिकता अपनाने के लिए कह रहा है। ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या होता है जब किसी मुद्रा का मूल्य व्यापक बाजार में उसकी उपयोगिता और स्वीकृति स्थापित होने से पहले उसके समुदाय की आम सहमति से घोषित कर दिया जाता है? अच्छा सवाल है। क्या कोई मूल्य प्रणाली सिर्फ सामाजिक विश्वास के आधार पर अंदर से बाहर की ओर बनाई जा सकती है? और पारंपरिक वित्तीय दुनिया में उससे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, यह एक तरह का परीक्षण है कि क्या विश्वास अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकता है।